हेलो एवरीवन। ये फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास सीरीज हमारी जो चल रही है, आज हमारी थर्ड क्लास है, यानी कि भौतिक भूगोल की थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों 23.5 डिग्री पर कैसे हैं, क्यों हैं, इनकी क्या वैल्यू है, कैसे दिन रात होते हैं, कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, कौन कौन सी ऋतुएँ होती हैं, और भी बहुत सारे ऐसी हमने फैक्चुअल चीज़ें समझी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सब पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर उसको पढ़ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। आज हम देखेंगे, आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल। अब लिथोस्फीयर है क्या चीज़? लिथोस का अर्थ होता है चट्टान। ठीक है, अब लिथोस्फीयर का अर्थ है चट्टानों का अध्ययन। क्यों जरूरी है चट्टानों का अध्ययन? क्योंकि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो पूर्ण रूप से चट्टान से बनी है, जिस पर हम रहते हैं, मानव जिस पर रहता है। सूखी जो है धरती जिसे कहते हैं हम, जहाँ पर मानव रह पाता है, वो वाली चट्टान है, या महासागर के नीचे वाली चट्टान है। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब हमें रॉक क्यों पढ़ना चाहिए? रॉक मोस्ट इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए है? सभी चीज़ों के लिए रॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कौन कौन से मिनरल्स हमको मिलेंगे, किस जगह से कौन से मिनरल्स मिलेंगे, ये रॉक पर डिपेंड करता है। कैसी मृदा का निर्माण होगा, क्योंकि रॉक्स टूटने के बाद ही मृदा बनती है। जैसी मृदा बनेगी वैसी उस मृदा की उर्वरकता होगी, यानी कि वैसे वनस्पति वहाँ पर पनपेंगे। ठीक है, अच्छी वनस्पति होगी तो अच्छी लाइफ वहाँ पर बनेगी। तो इसलिए हमें रॉक्स का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम रॉक्स को समझें, उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जैसे हम पृथ्वी को समझें, शुरुआत में पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में थी। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से निकली गैसें, जिसमें हाइड्रोजन भी थी और ऑक्सीजन भी थी, जिससे H2O बना, यानी कि जल वाष्प बना। ये ठंडे होने के बाद वर्षण हुआ। वर्षण के बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो ठोस हो गई, यानी कि चट्टान के रूप में हमें दिखती है। अगर हम अभी भी पृथ्वी के अंदर जाएं तो हमें लावा के रूप में पृथ्वी दिखती है अंदर से। इसके क्या साक्ष्य हैं वो हम देखेंगे। हमें कैसे पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है लावा के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब हम समझ रहे हैं तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है पृथ्वी के बारे में। सबसे पहले हम पदार्थ के रूप में पृथ्वी का अगर विभाजन करें तो पदार्थ जो भारी होगा वो नीचे रहेगा, जो हल्का होगा वो ऊपर तैरेगा। जैसे हम पानी लें, पानी में अगर हम कोई मेटल डालते हैं तो नीचे चले जाता है, वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही भारी चीज़ नीचे बैठ जाती है और हल्की चीज़ ऊपर तैरती है। इसलिए हम देखते हैं कि हल्का जो मैटर है वो ऊपर तैरता है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्मा वाला। इसमें भी सिलिका और मैग्मा से जो बनता है वो महासागरों के नीचे वाली चट्टान होती है, सिलिका और मैग्मा से बनती है। इसलिए इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। और जिस पर हम रहते हैं स्थल, वो सियाल से बनता है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है। ठीक है, इसकी अगर हाइट देखें तो 34 किलोमीटर तक इसकी हाइट पाई जाती है। जिस पर हम स्थल में रहते हैं वो वाला भाग 34 किलोमीटर अंदर तक है, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्पटी। ठीक है, इसे क्रस्ट कहा जाता है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो हमें सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का, ऊपर भी हम देखते हैं समुद्र के नीचे वाली जो प्लेट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, लेकिन वो ठोस है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, सिलिका और मैग्नीशियम से ही बनी है चट्टान। चट्टान नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि लावा के फॉर्म में है, जिसे हम मेंटल कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में। उसके नीचे अगर हम जाएं तो हमें मिलता है कोर। कोर बना है नीफे से। नीफे मतलब होता है निकिल, Ni निकिल को कहा जाता है, और Fe मतलब होता है आयरन। तो कोर पृथ्वी का निकिल और आयरन से बना है। अब इनकी हाइट क्या है? मैंने बताया कि स्थलमंडल, यानी कि भूपर्पटी, स्थलमंडल नहीं, भूपर्पटी क्रस्ट की हाइट है 34 किलोमीटर। उसके बाद मेंटल की हाइट देखते हैं हम, 34 से लेके 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाता है। उसके बाद जो कोर है, जो नीफे से बना है, वो पाया जाता है 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर तक। हमने अभी विभाजन किस के आधार पर किया? पदार्थ जो पाया जाता है, यानी कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों के हिसाब से इसका विभाजन किया है। अभी इस तौर पर विभाजन नहीं किया है कि कौन सा भाग कठोर है, कौन सा भाग लिक्विड है और कौन सा भाग सेंटर पर है, यानी कि इस तौर पर हमने अभी इसका विभाजन नहीं किया है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ विभाजन किया है कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। भारी वाला नीचे बैठ जाएगा और हल्का वाला ऊपर आ जाएगा।
तो सबसे हल्का जो था उसको हमने अलग मान लिया, जो बीच में थोड़ा भारी है उसको बीच में ले लिया, और जो सबसे भारी है उसको सेंटर पे ले लिया। इस तौर पर अभी हमने विभाजन किया है। ठीक है। अगर अब हम देखें तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक। अब ये कितना बढ़ता है, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। हर 32 मीटर पर, जैसे हम 32 मीटर नीचे गए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर 32 मीटर नीचे गए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। चट्टान पिघलना कहाँ पर से प्रारंभ होती है, 100 किलोमीटर से। देखो हमने यहाँ पर अभी 34 किलोमीटर बताया था कि जो यहाँ पर स्थल है, जो ये हमारी चट्टान है 34 किलोमीटर तक है। उसके नीचे भी हमें ठोस रूप में ही मिलेगी चट्टानें, क्योंकि पिघलना अभी शुरू नहीं हुई। 100 किलोमीटर तक हमें ठोस रूप से ही चट्टानें मिलेंगी। जहाँ से चट्टानें पिघलना शुरू होती है उसे कहा जाता है हाई टेम्परेचर जोन। ठीक है। जहाँ से पिघलना शुरू होगा उसे हाई टेम्परेचर जोन कहा जाएगा। यानी कि ऊपर जो हमने पढ़ा भूपर्पटी, और नीचे 66 किलोमीटर, और ये क्या है, ये ठोस भाग है पृथ्वी का, ऊपरी ठोस भाग। 100 किलोमीटर का ठोस भाग कहा जाता है, जिसमें क्रस्ट पूरा आएगा और मेंटल का छोटा सा पार्ट, क्योंकि मेंटल बहुत बड़ा है। 2900 किलोमीटर तक तो मेंटल है, 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। तो ऊपर का छोटा सा भाग 66 किलोमीटर मेंटल का भाग, और 34 पूरा क्रस्ट मिलकर क्या बनाता है, सॉलिड पार्ट, सॉलिड पोर्शन भूपर्पट्टी का निर्माण करता है। यानी कि मेंटल प्लस क्रस्ट का कुछ भाग सॉलिड है। ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे। सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा भाग 100 किलोमीटर का ठोस है, बाकी सब लिक्विड फॉर्म में या हाफ लिक्विड फॉर्म में। हाफ लिक्विड मतलब कि अर्ध ठोस, अर्ध ठोस कहेंगे उसको। ठीक। सॉलिड है 100 किलोमीटर तक। उसके बाद दुर्बलता मंडल आ जाता है। ठीक। सबसे पहले हमने पृथ्वी को किस फॉर्म में विभाजित किया, पदार्थ के फॉर्म में, कि कौन सा मेटल मिल रहा है हमें, कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उस तौर पर पृथ्वी को डिवाइड किया। अब हम पृथ्वी को हार्ड, सॉफ्ट, लिक्विड, इस तरीके से हम पृथ्वी को डिवाइड करेंगे। ठीक है। हमने सॉलिड पढ़ लिया। सॉलिड कौन सा पोर्शन है, 34 किलोमीटर और नीचे 66 किलोमीटर, यानी कि पूरा 100 किलोमीटर तक ठोस पोर्शन हमें मिल गया। इसमें क्या है, क्रस्ट का पूरा भाग, क्रस्ट पूरा ठोस है। ठीक है। और मेंटल का छोटा सा पार्ट ठोस है। इसको हमने भूपर्पटी कहा। ठीक है। सॉलिड पोर्शन भूपर्पटी कहा उसे। ये है। अब उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे दुर्बलता मंडल। ये कहाँ तक है, 700 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक तो ठोस आया, 100 से लेके 700 तक, यानी कि 600 किलोमीटर जो नीचे तक हम और जाएंगे वहाँ तक हमें दुर्बलता मंडल मिलेगा। अब दुर्बलता का अर्थ क्या है, अर्ध तत्व के रूप में है, अर्ध द्रव के रूप में है, सॉरी। दुर्बलता मंडल का अर्थ है अर्ध द्रव के रूप में है, जो प्रेशर में यानी कि दाब में रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर लगता है, इसलिए ये पूरा द्रव नहीं है, ये आधा द्रव है। ठीक है। अब हम इस चीज़ को समझते हैं। लिक्विड अगर हम देखें उसके कण जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर नहीं, दूर होते हैं लेकिन एक दूसरे से। सॉलिड के कण लिक्विड के से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा पास होते हैं। अब लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए इसे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। दुर्बलता मंडल को लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन प्रेशर पड़ रहा है ना, ऊपर से जो चट्टानें हैं, इतनी भारी चट्टानें उस पर गिरी हैं, अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है और ऊपर चट्टानें नीचे की ओर प्रेशर लगा रही हैं, तो बीच में दब गया है। दबने से देखो ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है और नीचे से भी, मैंने सिर्फ ऊपर से प्रेशर दिखा रखा है यहाँ पर, लेकिन कण जो है वो पास आ जा रहे हैं। कण पास आएंगे तो क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में दिखेगा हमें। ठीक है। सेमी सॉलिड कहते हैं इसे, अर्ध ठोस। जैसे ही जगह मिलेगी, जैसे इसको रास्ता मिलेगा, ये सतह पर आ जाएगा। ठीक है। सतह पर आ जाएगा और लिक्विड में दिखेगा। क्यों, क्योंकि बाहर आकर उसके कण को फैलने की जगह मिल जाएगी। पृथ्वी के अंदर तो उसको फैलने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो अर्ध ठोस में है। जैसी उसको जगह मिलेगी वो फट के बाहर आएगा, पृथ्वी की सतह पर आएगा और लिक्विड फॉर्म में हमें दिखेगा। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्थल मंडल, क्रस्ट, ओशन और महाद्वीप प्लस मेंटल। हाइट कितनी होगी, 0 से 100 किलोमीटर। मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्मा से बना हुआ। सिलिका और मैग्मा वाला कौन सा, महासागर वाला।
और सिलिका एल्यूमिनियम कौन सा, महाद्वीप वाला। ठीक है, दुर्बलता मंडल हमने पढ़ा, मेंटल का ऊपरी भाग। ठीक है, मेंटल का अब जो हम पढ़ रहे हैं ऊपरी भाग। सबसे पहले हम मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जो ये तो ठोस वाला हो गया। अब हम लिक्विड में मेंटल का ऊपरी भाग पढ़ रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला भाग अगर पढ़े, पूरा मेंटल इतना है, इतना पूरा मेंटल है, उसका हमने ऊपर ये वाला भाग पढ़ा जो पूरा सॉलिड है। उसके बाद हम जो लिक्विड फॉर्म में है उसका भी ऊपरी भाग पढ़ रहे हैं। ये क्या है, दुर्बलता मंडल कहलाता है। ये कहाँ से है, 100 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक। ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मध्य मंडल। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिक्विड फॉर्म में ऐसे कण होने चाहिए और सॉलिड फॉर्म में ऐसे होने चाहिए, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये सॉलिड के बराबर कण आ जाएंगे। प्रेशर बढ़ेगा और हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होगा। होना लिक्विड चाहिए था, पर यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी लिक्विड बनने के लिए। लिक्विड बनने के लिए फैलना पड़ता है ना, फैलने के लिए जगह नहीं बनेगी, तो ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगा। ये वाला भाग, ये मध्य मंडल कहलाता है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 700 से लेके 2900 तक, 2900 किलोमीटर तक इसकी हाइट हो गई। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। अब इसके बाद हम देखते हैं कोर वाला भाग आ जाएगा। अब आउटर बेरिस्फेयर यानी कि बाह्य क्रोट कहलाएगा, जिसे हम बाह्य क्रोट कहते हैं। क्रोट को भी हमने 2 भागों में बांटा। हमने मेंटल को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से, जो ठोस रूप में है, जो ऊपर वाले के साथ लगे हुए हैं, जिसे भूपर्पटी हमने कहा। उसके बाद एक जो दुर्बलता मंडल हमने कहा। उसके बाद एक तीसरा जिसे हमने आंतरिक मेंटल कहा था। ठीक है, मध्य मंडल कहा था जिसे, आंतरिक मेंटल या मध्य मंडल। ठीक, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कोर को। कोर हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक क्रोड। ठीक है, बाह्य क्रोड के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इसकी हाइट है 2900 से लेके 5188 तक। ठीक है, यानी कि 2900 किलोमीटर से 5188 किलोमीटर तक। इसका निर्माण Ni निकिल और Fe आयरन से हुआ है। लिक्विड अवस्था में है, क्योंकि लिक्विड अवस्था में क्यों है, क्योंकि नीफे जो है वो सॉलिड में ऐसा दिखता है और लिक्विड में भी ऐसा ही लगभग दिखता है, लेकिन कण थोड़े से दूर होते हैं। जैसे यहाँ पर 4 कण हैं, तो 3 कण हैं यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं। इसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी सी जगह में लिक्विड बन जाता है। ठीक है, इसके कण ज़्यादा दूर फैलेंगे नहीं, फिर भी ये लिक्विड में मिल जाएगा हमें। सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए ज़्यादा स्थान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम स्थान में ही लिक्विड बन जाएगा, इसलिए ये हमें लिक्विड फॉर्म में दिखता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आंतरिक क्रोड। 5188 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक हमें आंतरिक क्रोड दिखने को मिलता है। ये सॉलिड फॉर्म में है। अब बिल्कुल स्थानीय है, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पे क्या है, आंतरिक क्रोड है। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था बाह्य क्रोड, अब आंतरिक क्रोड के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल प्रेशर में है बहुत ज़्यादा, बाहर से पूरा इसमें जितना वेट है सब इसी पे प्रेशर मार रहा है। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, सबसे गर्म है लेकिन सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड बनने के लिए इसके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए इसकी स्थिति क्या है, ये सॉलिड है और ये निकल और उसी से बना है, आयरन से। अब पृथ्वी अंदर से ऐसी है, इसके साक्ष्य हमें कैसे पता चलते हैं। अब हम खोद के तो जा नहीं सकते। ठीक है, इतनी हमने हाईएस्ट गहराई तक अभी तक 11 किलोमीटर तक खोद रखा है। एक कोला माइन है जिसको हमने 11 किलोमीटर तक खोदा है। और गोल्ड के लिए हम नॉर्मली 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे खोदते हैं, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा हाई गहराई पे मिलता है हमें। गोल्ड भारी है तो ज़्यादा गहराई पर मिलता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो क्या साक्ष्य हैं जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है, सॉलिड फॉर्म में है। उसके नीचे हमें लिक्विड फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं, उसके नीचे फिर सॉलिड मिलता है, फिर उसके बाद लिक्विड मिलता है, फिर सॉलिड मिलता है। ये कैसे पता चलता है हमें। कुछ तो इसके लिए डायरेक्ट सोर्स हैं, मतलब कि प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं, और कुछ इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य में हम देखते हैं ज्वालामुखी, ठीक है, और ड्रिलिंग को। देखिए जैसे मैंने बताया था, कोला माइन 11 किलोमीटर गहराई तक हमने खोदा है उसे, और 4 किलोमीटर तक नॉर्मली हम गोल्ड के लिए खोदते हैं। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष सोर्स से हमें क्या क्या मिलते हैं, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण में बदलाव ग्रहों के,
ठीक है। अलग अलग ग्रह के अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल में हमें बदलाव देखने को मिलता है। प्रेशर डिफरेंट, हर एक जगह पे हमें प्रेशर डिफरेंट देखने को मिलता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पृथ्वी का चेंज होता है। अगर पूरी पृथ्वी सॉलिड होती तो हमें एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, लेकिन पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है कि समय के साथ बदलता है। धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ है वो साउथ होता है, जो साउथ है वो नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हमको देखने को मिलता है। तो इसका कारण है कि अंदर लिक्विड फॉर्म में वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं, जिससे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक, और गुरुत्वीय असमानता पृथ्वी पर पाई जाती है। अगर हम भूमध्य के भूमध्य रेखा पर जाएं तो हमें गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा महसूस होता है, जबकि हम ध्रुवों पर जाएं तो वहाँ पर हमें गुरुत्वाकर्षण कम महसूस होता है। ठीक, इसका कारण भी यही है कि अंदर अलग अलग टाइप के मेटल हैं, तो हमें गुरुत्वाकर्षण अलग महसूस होता है। अब लेवल 2 पर अगर हम इस चीज़ को देखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड है, ये हमें कैसे पता चलता है? लेवल 2 पर अगर हम थोड़ा और दिमाग गहन अध्ययन करें इस चीज़ का, तो भूकंप हमें झटके महसूस होते हैं। इसका मतलब कुछ तो हलचल हो रही है ना अंदर, लिक्विड फॉर्म में ही हलचल होगी। अगर सारी चीज़ें ठोस हैं तो उसमें हलचल होना थोड़ा टफ है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में हलचल होना संभव है। ठीक है, इसलिए हमें पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब फाइनल एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है, आज की क्लास का फाइनल डायग्राम है। इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी हैं, लेकिन बहुत आसानी से दिखा रखी हैं। सबसे पहले मैंने भूपर्पटी को दिखा रखा है जो 34 किलोमीटर तक है। उसके बाद 100 किलोमीटर तक सॉलिड पोर्शन जो है पूरा, ये तो सॉलिड है ही है, इसके साथ साथ नीचे मेंटल का एक छोटा सा पार्ट वो भी सॉलिड है, तो इसको हम स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर तक आएगा स्थलमंडल। उसके बाद सेमी लिक्विड फॉर्म में जो है दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसकी हाइट कितनी है? 700 किलोमीटर तक है। उसके बाद ये दुर्बलता मंडल और मध्य मंडल मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? मेंटल का निर्माण करते हैं। और ऊपर का ये एक छोटा सा पोर्शन, ये बड़ा सा पोर्शन और ये वाला बड़ा सा पोर्शन, तीनों मिलकर मेंटल का निर्माण करते हैं। ठीक, इनकी हाइट 100 किलोमीटर से लेके नहीं 34 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। ठीक, 34 से 2900 किलोमीटर तक। इसके नीचे मध्य मंडल है, दुर्बलता मंडल के नीचे। मध्य मंडल ठोस है, सॉलिड मैंने लिखा है यहाँ पर। इसको रोक कर समझने की कोशिश करना, खुद देखना, मैंने जो पढ़ाया है उसको समझो। ठीक है, बार बार देखो वीडियो को, समझो उस चीज़ को। उसके बाद 2900 किलोमीटर से लेके नीचे हम देखते हैं 5188 किलोमीटर तक हमें बाह्य क्रोड देखने को मिलता है। उसके अंदर आंतरिक क्रोड देखने को मिलता है। बाह्य क्रोड हमको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, आंतरिक क्रोड हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और डिनोट कर रखी हैं। ये लेहमैन असंबद्धता, असंबद्धता शब्दों को अब पहले हम समझते हैं। असंबद्धता होती है अवस्था में परिवर्तन। एग्जाम्पल, सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में चेंज हो जा रही है, तो एक फिक्स पॉइंट होगा ना जहाँ से वो लिक्विड हो जा रही है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे असंबद्धता पॉइंट। ठीक है, ऐसी एक लेयर होगी, यहाँ पर एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ से ऊपर लिक्विड होगा, उससे नीचे सॉलिड हो जा रहा होगा, तो इसे हमने असंबद्धता लाइन दिया। अब जिस साइंटिस्ट ने जिस असंबद्धता को खोजा उसके नाम पर हमने उस लाइन का नाम रख दिया। जैसे बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच लेहमैन असंबद्धता, क्योंकि इसे लेहमैन द्वारा खोजा गया, तो लेहमैन असंबद्धता हमने इसका नाम रख दिया। मध्य मंडल और बाह्य क्रोड के बीच जो हमें असंबद्धता देखने को मिलती है, मध्य मंडल हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है और बाह्य क्रोड हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। देखो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। तो इस असंबद्धता को गुटेनबर्ग ने खोजा, इसलिए इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। अब हम देखते हैं दुर्बलता मंडल हमें सेमी लिक्विड में मिलता है और मध्य मंडल हमें सॉलिड में मिलता है। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, इस चेंज को रेपेडी द्वारा खोजा गया, तो इसको हम रेपेडी असंबद्धता कह सकते हैं। उसके ऊपर हम सॉलिड से लिक्विड में आ जा रहे हैं, यहाँ पर सेमी लिक्विड में आ रहे हैं, सॉलिड से सेमी लिक्विड में। इसको खोजा मोह द्वारा, तो इसे मोह असंबद्धता कहा जाता है और इसके ऊपर कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व कौन कौन से हैं? तत्वों की सर्वाधिकता सतह पर। ठीक है, अब हम वायुमंडल को नहीं लेंगे इसमें। अब ऐसे तो हम कहेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, हम इसलिए हम वायुमंडल को नहीं देख रहे, अभी हम सतह को देख रहे हैं, जो ठोस पार्ट है
उस ठोस पार्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड मेटल हमको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे ऑक्सीडाइज्ड बहुत सारे जो तत्व होते हैं, जैसे आयरन पर ऑक्साइड अगर लग जाए तो आयरन ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड वाले जो तत्व हैं वो हमको ज़्यादा मिलते हैं। तो ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है तत्वों में, जो मेटल हैं उन पर 46% ऑक्सीजन हमें मिलता है। सिलिकॉन हमको मिलता है 28%, एल्यूमिनियम हमको देखने को मिलता है 8%, आयरन 5%, मैग्नीशियम 15% और बाकी बचा हुआ जितना भी है वो अलग अलग तत्व हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। दूसरा हम देखते हैं पूर्ण पृथ्वी पर, यानी कि आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, और उसके बाद मेंटल को देखें, दुर्बलता मंडल, उसमें मध्य मंडल और बाह्य जो भूपर्वटी है उसको अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हमको मिलता है आयरन। 35% आयरन से बनी हुई है हमारी पृथ्वी। ऑक्सीजन मिलता है 30%, सिलिकॉन मिलता है हमको 15%, मैग्नीशियम हमको मिलता है 13%, निकिल हमको मिलता है 2.4% और बाकी तत्व बचे हुए जो भी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी और आपने पहले इसको पढ़ा होगा तो उससे ज़्यादा ही आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, इस चीज़ की मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट दिखाना कि क्या आपको पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, कमेंट में बताना। ये सब चीज़ें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है तो वो भी बताना। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी बेहतर क्लासें आपको प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।